ओके। हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिए उनको तो मैं जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं या जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करें वो पोस्ट करें चैट में। मैं इंशाल्लाह उनके जितने भी मसले हैं कोशिश करूँगी कि उनको समझ आ जाए कि एक्चुअल में बेसिकली पार्ट 1 की तैयारी करनी किस तरह से है। मैं डॉक्टर हुमा हूँ। आई डिड माय पार्ट 1 इन 2019 और करंटली मैं केरल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग कर रही हूँ। ठीक है, हो गया। अब ये जो एफसीपीएस ऑनलाइन कोर्स है ये अहमद भाई जो हैं माशाल्लाह से वो रन कर रहे हैं। काफ़ी लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं। ये बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि जितने भी एफसीपीएस बंद जिन लोगों ने करना है उनको हम अच्छे से गाइड कर सकें कि बेसिकली इसकी तैयारी कैसे होती है। क्योंकि जब हम लोगों ने भी अपनी तैयारी करना शुरू की थी तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, तो हमने यही हमारा एम था कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें ताकि उनको डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े जिस तरह से हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है, या जिस तरह से हमें नहीं पता था कि किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से स्मार्ट स्मार्ट स्टडी करनी है। तो मकसद भी यही है हमारे कोर्स का, और आप लोगों को बस गाइड करना ताकि आप लोग जो है वो अपना एग्ज़ाम जो है वो पास कर लें। बाकी ये बिल्कुल अगर फेल भी हो जाता है तो इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की बाद में भी अटेम्प्ट्स देते हैं और वो निकल जाती हैं। कुछ लैकिंग्स होती हैं जिसकी वज़ह से फेल हो जाते हैं, और लैकिंग्स में यही बात है कि लोग ये करते हैं कि सिर्फ़ एमसीक्यूज़ कर लिए या सिर्फ़ थ्योरी बुक कर ली। तो इस तरह से तो ये सफिशिएंट नहीं होता। आपको थ्योरी बुक भी करनी है और साथ एमसीक्यूज़ भी करने हैं। एमसीक्यूज़ जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एमसीक्यूज़ हमें गाइड करते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ सीपीएस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वही एमसीक्यूज़ आपके आएँगे। जैसे कि अब सीपीएस में पूल भी चेंज हो गया है, तो जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जस्ट लाइक जो एमसीक्यूज़ आप देख रहे हैं कि पास्ट रिकॉल्स में या जितनी भी हमारी बुक्स हैं, गोल्ड रिकॉल, पास्ट रिकॉल्स, हमें जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, उसमें जो टॉपिक है, बेसिकली आपकी उस टॉपिक में बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो जितना अच्छा आपको टॉपिक जो है वो आता होगा, जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी बिल्कुल भी, और ये आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं थोड़ा-सा पेरिकार्डियम ये जो भी हम वेबिनार कर रहे हैं उसमें बताने का मकसद ये है कि इस तरह से हमने अपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं और वीडियो लेक्चर्स वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, और वो वीडियो लेक्चर्स आप लोग सुनते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह से मैं अभी जो पेरिकार्डियम पढ़ाऊँगी वो मेरा पढ़ाने का एक कह लें वे होगा। इसी तरह से बाकी हमारे लेक्चर्स भी हैं, जो कि डॉक्टर अहमद हसन ने बनाए हुए हैं और सर डॉक्टर हमाद यास ने। ये आपको हेल्प करते हैं ताकि आप जब सुन लें तो सुन भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, तो आपकी मेमोरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ठीक है आपकी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें चली जाएँगी ताकि वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बेसिकली है क्या? पेरिकार्डियम है हार्ट की लेयर्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हार्ट की लेयर्स हैं, ठीक है? इन्होंने हार्ट को सराउंड किया हुआ है कंप्लीटली। 2 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस है और सीरस है। अब फाइब्रस लेयर क्या है? ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, और अब इसकी डिफरेंट अटैचमेंट है। अब नीचे इस डायग्राम में देखें कि ये नीचे डायफ्राम से अटैच है, ठीक है? और बिल्कुल सामने से ये अटैच होती है स्टर्नम से, ठीक है? वह स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये इस अपनी अटैचमेंट की वज़ह से अब ये हार्ट को फिक्स रखती है अपनी पोज़ीशन में, हार्ट को मूव नहीं होने देती, ठीक है? हार्ट को अपनी जगह पे प्लेस रखती है, इट कीप्स द हार्ट इन प्लेस। और जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है फाइब्रस, ठीक है? फाइबर से बनी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेयर है, डेफिनिटली आउटरमोस्ट लेयर है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। अपनी अटैचमेंट की वज़ह से ये जो हार्ट है उसको अपनी जगह पे रख रही है। उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर है हमारे पास सीरस लेयर। सीरस लेयर फर्दर डिवाइड होती है पैराइटल में और विस्ट्रल में। अब जो पैराइटल लेयर है वो जस्ट बिल्कुल सीरस जो हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसके बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है? पैराइटल लेयर। अब ये पैराइटल लेयर ऊपर गई, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो इसने दे दी विस्ट्रल लेयर। अब ये और आ जाती है हमारे पास अंदर वाली विस्ट्रल लेयर। अब पैराइटल लेयर और विस्ट्रल लेयर के दरमियान में क्या होता है हमारे पास? पेरिकार्डियल फ्लूइड।
जो हमारे पास उसकी कैविटी होती है वो होती है पेरिकार्डियल कैविटी, ताकि लुब्रिकेशन रहे, ठीक है, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो, हार्ट जो है अपनी मूवमेंट बहुत आसानी से कर सके। तो ये है हार्ट की लेयर्स जिनको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो पेरिकार्डियम बेसिकली क्या है? दो हार्ट की लेयर्स, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, it limits the movement, it keeps the heart in place, and it is supplied by a phrenic nerve. अब सीरस लेयर है, सीरस फर्दर डिवाइड हुई है इनटू पेराइटल लेयर और विस्ट्रल लेयर में। अब जो पेराइटल लेयर है उससे लाइन क्या होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम को, वही रिफ्लेक्ट बैक होती है और उसके रिफ्लेक्शन से वो क्या दे देती है? विस्ट्रल। और विस्ट्रल और पेराइटल के दरमियान में हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी होती है। अब इस पूरे टॉपिक में से एक दो चीजें सिर्फ याद रखने वाली हैं, पूरा टॉपिक भी जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए ठीक है, लेकिन जो एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं वो सिर्फ एक दो बातें हैं पेरिकार्डियम से। एक तो ये बात अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एपिकार्डियम क्या होता है। तो बेसिकली एपिकार्डियम क्या है? एपिकार्डियम विसरल लेयर ही है, विसरल लेयर को ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं, जिसने बिल्कुल हार्ट को सराउंड किया होता है। और दूसरा एमसीक्यूज ये आ जाता है कि जो विसरल लेयर है या जो एपिकार्डियम है उसकी सप्लाई क्या है? तो इट इज सप्लाइड बाया वेगस नर्व, इसकी सप्लाई है वेगस नर्व। तो ये दो एमसीक्यूज ही हैं जो पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया मैं उनको बता देती हूँ दोबारा से कि आज का जो टॉपिक है वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर्स हैं जिन्होंने हार्ट को जो है वो सराउंड किया हुआ है। अब दो लेयर्स हैं, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस लेयर जो है वो हमारे पास आउटरमोस्ट लेयर है, अटैच होती है डिफरेंट अटैचमेंट से, नीचे ये डायफ्राम के साथ अटैच है, इंटीरियरली स्टर्नम पेरिकार्डियल लिगामेंट से स्टर्नम के साथ अटैच होती है। ड्यू टू इट्स अटैचमेंट इट कीप्स द हार्ट इन प्लेस, इट लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ हार्ट। और फाइब्रस लेयर एज जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करे, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर एंड इट इज द आउटरमोस्ट लेयर। और फाइब्रस से आपने बात याद रखनी है कि इट इज सप्लाइड बाय अ फ्रेनिक नर्व। ओके, नेक्स्ट लेयर है वो हमारे पास है सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम दो में डिवाइडेड है, पेराइटल लेयर एंड विस्ट्रल लेयर। पेराइटल लेयर ही रिफ्लेक्ट बैक होके दे देती है विस्ट्रल लेयर। पेराइटल और विस्ट्रल लेयर के दरमियान में हमारे पास है पेरिकार्डियल कैविटी। जो एमसीक्यू इसमें पूछा जाता है वो सिर्फ यही है कि विस्ट्रल लेयर जो है उसकी सप्लाई क्या है? विस्ट्रल लेयर को सप्लाई करती है वेगस नर्व, और विस्ट्रल लेयर का ही सही नाम है एपिकार्डियम। सो ये अब सेल रिव्यू से लिया गया है पेरिकार्डियम का टॉपिक, और अगर आप उसको खोल के देखें तो बिल्कुल इसी तरह से सेल रिव्यू पे लिखा गया है। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रोसीरस sac that encloses the heart and the roots of the great blood vessels. It is divided into fibrous pericardium and into the serous pericardium. The fibrous pericardium, it is the fibrous part of the pericardial sac. It is strong and limits unnecessary movements of the heart. It fuses above with the walls of the great blood vessels. It is attached interiorly to the sternum by the sternopericardial ligament. That's हमारे पास है serous pericardium. Serous pericardium has both a parietal and a vistral layer. The parietal layer lines the fibrous pericardium and it is reflected around the root of great vessels to become continuous with the vistral layer which closely covers the heart, the epicardium. The pericardial cavity is a slit-like space between the parietal and the vistral layer. अब हमारे पास यहाँ पे दो साइनसेस होती हैं, ठीक है, एक ट्रांसफर साइनस होती है इसके नीचे, और एक हमारे पास ओब्लिक साइनस होती है। ट्रांसफर साइनस थ्रू एंड थ्रू साइनस है, जबकि ओब्लिक साइनस एक कर्ली सैक साइनस है। अब दो साइनसेस का बताया हुआ है, ट्रांसवर्स साइनस है और ओब्लिक साइनस। ट्रांसवर्स साइनस क्या इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम अराउंड असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक एंड द रिफ्लेक्शन अराउंड द ग्रेट वेन्स। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। ओब्लिक साइनस क्या, इट इज द रिसेस फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम around the vena cava and the four pulmonary veins. ये है हमारे पास ओब्लिक साइनस। अब इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पास्ट पेपर्स में हमारे पास एमसीक्यूज पूछे गए हैं। पेरिकार्डियम से रिलेटेड सिर्फ यही एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि पेरिकार्डियोसिंथेसिस कहाँ पे करते हैं, वो लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। एपिकार्डियम किसको कहते हैं? एपिकार्डियम जो है वो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है। दोबारा से एपिकार्डियम का पूछा गया है। और फिर दूसरी बात पूछी गई है कि विसरल पेरिकार्डियम की सप्लाई क्या है, तो वो वेगस है, और फाइब्रस पेरिकार्डियम की क्या है? फ्रेनिक नर्व है।
तो ये बातें 2-3 बातें हैं सिर्फ पूरे पेरिकार्डियम के टॉपिक में जो आपने याद रखनी है, ठीक है? इस चीज़ को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि आपने पढ़ा सारा टॉपिक लेकिन कुछ बातें जो कि रिलेटेड हैं आपसे या आपके एग्ज़ाम से या जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो इसमें सिर्फ 2-3 ही हैं। और इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने का मकसद यही है कि पढ़ना पूरा टॉपिक होता है लेकिन याद करने वाली बातें अंदर से सिर्फ 2-3 होती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में या आपके पुराने एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, ताकि वो आपको मेमोराइज़ हो। अभी तक यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट आपको अपने कोर्स के बारे में बताती हूँ फिर जिन लोगों ने हमें जॉइन किया उनके अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उनके फिर आंसर करेंगे। अच्छा नेक्स्ट अभी 3 मंथ्स का जो है अगस्त अटेम्प्ट के लिए हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। उसमें जो हम स्पेशलिटीज़ कवर करेंगे वो सब स्पेशलिटीज़ हैं मेडिसिन अलाइड, सर्जरी अलाइड, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, गायनी ऑप्स है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी है, डेंटिस्ट्री है। मेडिसिन एंड अलाइड और सर्जरी एंड अलाइड डॉक्टर अहमद और डॉक्टर हमारे यहाँ कवर कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को मैं कवर कर रही हूँ। गायनी ऑप्स के लिए डॉक्टर सेरिश हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए डॉक्टर अली हैं, ईएनटी के लिए डॉक्टर मोविज़ हैं और डेंटिस्ट्री के लिए डॉक्टर तैमूर हैं। अच्छा कोर्स का फॉर्मेट क्या है? इस कोर्स में हम किस तरह से आप लोगों को पढ़ाते हैं? तो बेसिकली इस कोर्स में होता ये है कि जैसे ही आप हमें जॉइन करते हैं, तो आपको ईमेल के थ्रू हम एक शेड्यूल भेजते हैं, जो कि 3 मंथ्स का शेड्यूल है, जिसमें आपकी थ्योरी, आपके एमसीक्यूज़, आपके गोल्ड रिकॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है, प्लस आपके लास्ट में 10 टू 15 डेज़ भी हैं फॉर रिवीजन। अच्छा, अब पढ़ाते हम लोग इस तरह से हैं कि हमने प्री रिकॉर्डेड हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, जो कि हमने काफ़ी एफर्ट से बनाए हैं। जितनी भी पार्ट 1 के लिए बुक्स रिक्वायर्ड हैं, उन सब बुक्स को निचोड़ के वो बनाए गए हैं। मतलब वो आप सिर्फ़ वीडियो लेक्चर सुनें, उसके बाद एक रीड दें बुक को और आप उसी जो भी टॉपिक हो, उसी से रिलेटेड आप पहले से एमसीक्यूज़ करें, तो वो आपका एक टॉपिक या आपका सिस्टम उस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद लाइव सेशंस, जैसे आज भी एक लाइव सेशन है आप लोगों को गाइड करने के लिए, इसी तरह के लाइव सेशंस होते रहेंगे आपके कोर्स के दरमियान में भी, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो गाइड करती जाएँ। इसके अलावा आप हमारे डिफरेंट टेलीग्राम पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक पे है डिस्कशंस के लिए। जो जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं, गोल्ड रिकॉल्स या जो पूअर रिकॉल एमसीक्यूज़ हैं, कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज़ हैं, उनकी डिस्कशन जो है, ताकि आपको एक प्रॉपर उसका आंसर जो है वो मिले। इसके अलावा है कोर्स के एंड पे हम एक मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपने अपने पूरे कोर्स में क्या पढ़ा है और हमें भी पता चले कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है, यूटिलाइज़ किया है आपने टाइम या नहीं। मल्टीपल टेस्ट टू असेस योर नॉलेज, तो वही स्टडी गाइडलाइन और प्लान हम आपको बताएँगे और डेफ़िनिटली आपके जितने भी मेंटोर्स हैं, उनकी आपको वन टू वन असेस है। अच्छा, जो चीफ़ मेंटोर हैं वो डॉक्टर अहमद हसन, बाकी लिस्ट में डॉक्टर हमाद याज़ हैं, मैं हूँ, डॉक्टर सेरिश, डॉक्टर मोहम्मद अली हारिस और डॉक्टर मोविज़। बिल्कुल लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे पास, हम डेफ़िनिटली हर स्टूडेंट को तो कैटर नहीं कर सकते और फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस। ये कुछ डिफरेंट बुक्स हैं, एफसीपीएस मेट है और एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल है 7, 8, 9, 10, जिसमें हमारे पास प्रीवियस जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशंस और विद मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स। जैसे एफसीपीएस मेट गायनी ऑप्स वो भी है। ये एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल, ये इसमें भी हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज हैं 2020 के नवंबर एंड 2020 सितंबर, वो हैं इसमें विद एक्सप्लेनेशन एंड विद मिनिमल नंबर ऑफ मिस्टेक्स। This is the FCPS made Ghanaian ops for the Ghanaian ops student. So this is the total discussion. अब आप लोगों में से जिसके कोई हैं क्वेश्चंस तो काइंडली आप पूछें मुझसे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बेशक अनम्यूट कर लें और डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें। जो आपको डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में या पढ़ाई नहीं हो रही है, मुश्किल हो रही है या पूछना चाहते हैं कि किस तरह से मैनेज करना है।
मुझे बताएँ कि अभी जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया उनमें से कोई रेडियोलॉजी का है? ऑप्थेल्मोलॉजी की गाइडलाइन माँगी थी तो मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूँगी और वैसे भी अ, इसके डॉक्टर अली हैं हमारे अ, मेंटोर, वो ज़्यादा बेहतर मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो उसके लिए जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स तो आपकी सेम ही हैं, ठीक है? वो तो सबने सेम ही करनी है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो सबका सेम आता है। सेकंड पेपर अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी आता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए भी आपने वही हमारे पास जो फर्स्ट एड है, बाकी सारे एफसीपीएस मेट, वन लाइनर। ओके, मैं रेडियोलॉजी के बारे में भी गाइडलाइन देती हूँ आपको। अच्छा, तो वही एफसीपीएस मेट जो है वन लाइनर और बाकी जो जितने गोल्ड रिकॉल्स हैं वो तो आपने सब करने हैं पेपर 1 के लिए। बाकी पेपर 2 के लिए आपने अभी हमने शेड्यूल शेयर किया उसमें वेबिनार में, उसमें आपने जो डॉक्टर अली का होगा ना जिस दिन सेशन, आपने वो लास्ट में डॉक्टर बतूल वो आपने अटेंड करना है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जिस तरह से वो आपको गाइड कर सकते हैं ना आई के रिलेटेड, मैं शायद ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड उस तरह से आपको गाइड ना कर सकूँ। हाँ, मैं अगर कोई रेडियोलॉजी वाला है तो मैं उसको बहुत अच्छा गाइड कर दूँगी क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है रेडियोलॉजी। जैसे अभी मुझसे पूछा है रेडियोलॉजी के बारे में, तो जितने भी रेडियोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों की नेट में बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने बहुत थॉरो पढ़ा था एनाटॉमी के लिए, स्नेल रिव्यू अ, मैंने इस तरह से मैं आपको अपना बता देती हूँ जिस तरह से मैंने पढ़ा था। स्नेल रिव्यू मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है? और फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने साथ-साथ नोट्स बनाए थे क्योंकि एंड पे मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था। ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ्स में पहले तैयारी की थी, बल्कि 2 मंथ से भी कम टाइम में। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे कि मैंने अगर हेड एंड नेक स्टार्ट किया, तो जो-जो मुझे लगता था इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैं एक सेपरेट नोटबुक पे उसको उसी वक़्त लिख लेती थी। और अगर मैंने हेड एंड नेक को 2 से 3 दिन दिए हैं, तो 2 से 3 दिन के बाद बल्कि उस रात भी मैं जो मैंने नोट्स बनाए होते थे, मैं उसको रिवाइज़ करती थी एक दफ़ा। उसके साथ ही उसी सब्जेक्ट के उसी टाइम पे जैसे हेड एंड नेक अगर मैंने आज किया है, मेरा आज हेड एंड नेक का टॉपिक है, तो मैंने हेड एंड नेक की रात को राबिया अली से एमसीक्यूज़ करने हैं। मतलब मैं एक सिस्टम को एक टाइम पे लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने एनाटॉमी की सेल रिव्यू से, उस तरह से आप अपना शेड्यूल बना लें, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ कि किस तरह से आपने करना है। एनाटॉमी लें सबसे पहले, सेल रिव्यू पकड़ें और साथ राबिया अली पकड़ें। अपनी एनाटॉमी सेल रिव्यू से कंप्लीट खत्म करें बहुत अच्छे तरीके से, कोई चीज़ मिस नहीं करें। डायग्राम्स देखें, ठीक है? सर्च करें, मतलब गूगल पे आप अब ऐसे अगर नहीं बुक से ढूँढना मुश्किल है तो गूगल कर लें उस टाइम पे। डायग्राम्स देखें, वो चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। रिलेशंस देखें, उनमें से रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एनाटॉमी में। और ये हमारे लिम्फेटिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि लिम्फ ड्रेनेज कहाँ हो रहा है, नर्व सप्लाई क्या है, ये फ्रैक्चर हो गया तो कौन सी नर्व चली जाएगी, डैमेज हो जाएगी, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस कुछ मेन चंक है आपका, जो मतलब मेन चीज़ें पूछी जाती हैं उसका आपको खुद भी आइडिया होगा। जब आप पढ़ के आबेल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एमसीक्यूज़ में तो ये पूछा गया था, मैं तो ये पढ़ रहा था इस तरह से। तो फर्स्ट सबसे पहले सेल रिव्यू पकड़ें, साथ राबिया अली पकड़ें, एनाटॉमी अपनी खत्म करें। हेड एंड नेक और एब्डोमेन पेल्विस वो आरजे लास्ट से भी कर लें, इनफ नहीं है सेल में। हेड एंड नेक खास तौर पे मैंने आरजे लास्ट पढ़ी थी हेड एंड नेक के लिए, उसपे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद न्यूरो एनाटॉमी के लिए कैप्लॉन करना है आपको। और कैप्लॉन वही जब आप करें, कैप्लॉन भी जब आप पढ़ें तो उसके भी साथ नोट्स बनाएँ, कि एंड पे इतना इनफ टाइम नहीं होगा कि आपको सब चीज़ें याद भी रहें और आप दोबारा से किताबें पकड़ें, आप दोबारा से किताब नहीं पकड़ सकती हैं। आपने सिर्फ़ एक किताब शायद आप सिर्फ़ एक ही दफ़ा पकड़ सकती हैं, ठीक है? तो जस्ट मेक अ हैबिट। उसके बाद आपकी कैप्लॉन होगी, ठीक है? उसके साथ ही आपने साथ राबिया अली के एमसीक्यूज़ कर लिए। बाकी सिस्टम्स के लिए जैसे फर्स्ट एड करनी है, 9 सिस्टम्स हैं हमारे, ठीक है? उन 9 सिस्टम्स के लिए आपने फर्स्ट एड करनी है और उसका भी तरीका ये है कि आपने अगर सीबीएस स्टार्ट किया है, तो सीबीएस को फर्स्ट एड से पढ़ें। और फर्स्ट एड कैसे अच्छी हो सकती है कि अगर आपने उससे पहले बीआरएस फिजियो पढ़ी हो, ठीक है? बीआरएस फिजियो आपको हेल्प करती है फर्स्ट एड करने में।
और बीआरएस पे तो भी आपको हेल्प करती है फर्स्ट एड करने में। अगर तो आपको फर्स्ट एड वैसे ही समझ आ रही है और आपको इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेशक बीआरएस फिज़ियो या बीआरएस पे तो स्किप कर दें। लेकिन वो उसके बगैर समझ नहीं आती, तो मैंने बीआरएस फिज़ियो पढ़ी थी। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद मैंने सीबीएस और बाकी सिस्टम्स किए थे, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छी फर्स्ट एड की समझ आना शुरू हुई थी। ठीक है, वो कम्प्रिहेंसिव सी किताब है, वो इतनी अच्छी समझ नहीं आती। तो सारे सिस्टम उससे करें। सेम जब आप सीबीएस करिए तो सीबीएस के साथ उसके राबिया लिखें एमसीक्यू, ठीक है? उसको एक टाइम ड्यूरेशन लें, अपने सारे सिस्टम खत्म करें, ठीक है? बाकी जितने माइनर्स हैं, जैसे फार्माकोलॉजी और बाकी माइनर्स हैं, वो वन लाइनर्स जो है एमएफआई की बुक एफसीपीएस में उससे कवर हो जाएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन तनवीर नोट्स, उससे भी, या अगर कोई एसके फॉलो करे, मैं हर किसी को ये बाउंड नहीं करी कि ये बुक्स फॉलो करें, लेकिन मैंने एफसीपीएस में वन लाइनर, ठीक है, जो एमएफआई की किताब है, उससे सारे माइनर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मैं तो वही रिकमेंड करूँगी। उसके बाद इससे आपके माइनर्स कवर हो जाएंगे। और एम्ब्रियोलॉजी के लिए हाई ग्रेड एम्ब्रियो पढ़ी थी मैंने। वो मेरे पास, मैंने बुक नहीं खरीदी थी, सिर्फ मेरे पास पीडीएफ में थी। मैंने पीडीएफ से ही पढ़ के उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे थे वही मैंने उस तरह से नोट डाउन कर लिए थे, और एंड पे मैंने वो रिवाइज कर लिया था। तो मेरा एम्ब्रियो का सेशन भी काफ़ी ज़्यादा आया था। तो मेरा 2019 में एग्ज़ाम हुआ, मैंने नवंबर में अटेम्प्ट दी थी। तो उसमें लोग कहते हैं कि नेट में बहुत आती है, लेकिन मेरे साथ मेरे एग्ज़ाम में इस तरह से हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम में सिस्टम्स में से बहुत ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो ये इट्स जस्ट अ लक कि क्या आता है एग्जाम में। अब तो सीपीएससी का पूल भी चेंज हो गया हुआ है। तो अपनी थ्योरी बहुत अच्छी रखें, चीज़ों को पढ़ें, और ये सोच के पढ़ें कि आप एक ही दफ़ा किताब उठा रहे हैं, आपके पास सेकंड टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से वो थॉरोसिटी कर सकें। तो जब एक ही दफ़ा किताब उठाएं तो उसको इस तरह से पढ़ें, और उस तरह से चीज़ें अपने लिए, एक पूरी किताब में से अपने लिए चीज़ें मतलब बाहर निकाल लें कि ये आप एंड पे रिवाइज करके जाएंगे। वो पूरी किताब को तो रिवाइज करने से इसलिए जब आप राबिया अली के एमसीक्यूज़ कर रही होंगी, तो तब भी आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज़ जो थे ये इम्पोर्टेंट है, या ये वाले एमसीक्यूज़, ये वाली चीज़ें मुझे नहीं आती, तो उसको सेपरेट लिख लें। यार ये स्मार्ट है कि आपने देखा और आपने उसको उसी तरह से पढ़ा। आप लोग को समझ आई है? इसके अलावा अगर कोई और पूछना चाहता है? थ्योरी को साथ लेके पढ़ें, सिर्फ एमसीक्यूज़ बुक्स पे बिल्कुल नहीं रहें। एमसीक्यूज़ बुक्स जो भी बंदा करके जाएगा उसका पार्ट 1 पास करना बहुत मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फेल हो जाते हैं। आपकी थ्योरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट स्नेल रिव्यू पढ़नी है। अच्छा, मैंने ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है चीज़ों को, लेकिन वही इस तरह से मैं कह रही हूँ कि डेली आपको 5 से 6 घंटे चाहिए आराम से पढ़ने के लिए। मॉर्निंग अगर तो आप साथ जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ तो बहुत मुश्किल है पढ़ाई, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मॉर्निंग के आप 3 से 4 घंटे निकालें, बिल्कुल मॉर्निंग के, मतलब अगर आप रात को पढ़ना चाहती हैं अकेले में, मतलब जो बंदा रात को पढ़ सकता है वो रात को, मतलब जिस टाइम वो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं ना, उसके 3 आवर्स ले निकालें, 3 टू 4 आवर्स निकालें। 3 टू 4 आवर्स में ना सिर्फ मॉर्निंग में, मतलब मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मॉर्निंग के 3 से 4 घंटे मैंने निकाले सिर्फ जस्ट लाइक मैंने एनाटॉमी से स्टार्ट किया, और एनाटॉमी को मैंने 10 डेज़ दिए। तो मैंने सबसे पहले अपना थोरैक्स स्टार्ट किया। तो मैंने थोरैक्स, अब स्नेल रिव्यू से आप देखें तो वो मेरे ख्याल से 10 पेजेस का है। अगर आप उसको सिंगल एक पेज उठाए तो वो 10 पेजेस के बनते हैं थोरैक्स। तो 5 एक दिन में, 5 दूसरे दिन में, मतलब 2 दिन में थोरैक्स होता था आपका आराम से स्नेल रिव्यू से। तो वो तो आपको मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में भी हो जाएगा। 2 घंटे में मैक्सिमम। आपने रीड करना है, आपने चीज़ों को याद तो नहीं करना। बस आपने देखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। गिव अ रीड, सिर्फ पढ़ना है उसको। तो 2 से 3 घंटे मॉर्निंग के लिए, और उसी थोरैक्स के एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपके पास 150 है या 200 है, रात को 2 घंटे बहुत हैं। बाकी टाइम आप चिल करें, मिड वाला पूरा दिन पड़ा हुआ है आपका, तो इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक आज मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की है अपनी, उसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट बताई है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ कि
जो सबसे मेन चीज़ है ना आपका, जो सबसे मेन गोल है उसको सबसे पहले करें। सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए, आपने बुक रीड करनी है और उसके बाद आपने उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक अपना टारगेट खत्म करें, उसके बाद चिल करें आप, और ये खत्म हो जाता है आपका। मतलब थोरिक्स अगर 10 पेजेस का है तो ये आराम से हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे में 3 से 4 पेजेस बिल्कुल फिक्स होके बैठ के पढ़ रहे हैं तो और वो तो आराम से होगा आपका कवर। और अभी तो अगर आपने अगस्त में अटेम्प्ट देनी है, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। अभी तो अगर आप 15 दिन एनेटमी को दे रही हैं, उसके बाद इवन के 20 या 30 डेज में कह लूँ कि अगर आप दे रही हैं उसको अपने सिस्टम्स को और साथ माइनर्स को, तो 1 मंथ और 15 डेज हो जाएंगे। 15 डेज एनेटमी के और 1 मंथ सिस्टम्स का, 1.5। बाकी रिमेनिंग जो हाफ मंथ होगा उसमें वही आप पास्ट पेपर्स करें और रिकॉल्स करें, अपनी चीज़ों को रिवाइज करें, अच्छा बनाएं, तो बहुत आराम से तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और किसका कोई क्वेश्चन है? 3 मंथ्स में बहुत आराम से तैयारी हो जाती है, नो प्रॉब्लम। मेरा एक नेक्स्ट सेशन भी है, इस पे मैं वैसे गाइड कर लूँगी आपको, प्रॉपर हर किताब का बता भी दूँगी। वो चीज़ें भी आप नोट डाउन कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी उससे काफ़ी ज़्यादा। चलिए, आई थिंक कि अब हम अपना सेशन एंड करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं उसको भी गाइड कर देती हूँ। बाकी ये कि स्ट्रेस लेके नहीं पढ़े हम, स्ट्रेस से पढ़ाई नहीं होती। चिल करके बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ें कि बस ये पढ़ना है और आपने सीखना है। उसके पीछे बिल्कुल स्ट्रेस मत हो कि नहीं बस हो जाए और आज ही आपने खत्म करना है। बिल्कुल रिलैक्स उसको, रिलैक्स रखें। और जिस टाइम पे जो आपका पीक टाइम है या जिस टाइम पे आपको चीज़ें बहुत अच्छी पिक होती हैं, उस पीक टाइम में जो आपका मेन चंक है उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम आप कवर कर लें। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि अपने टारगेट्स को छोटा रखें, इन द सेंस कि अगर आप चीज़ 1 घंटे में कर रहे हैं तो उसका टारगेट 45 मिनट रखें, ठीक है? जितना कम टारगेट होगा ना कि आपके पास कम टाइम है, तो कम टाइम में आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। अगर ये आपको एक चीज़ के लिए 3 से 4 घंटे दे दें, तो आपने एंड पे वही 10-15 मिनट में वो चीज़ कवर करनी है। इसलिए अपने टारगेट्स को इस लिहाज से छोटा करें कि अगर आप एक पेज जो है वो 10 मिनट में पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपने एक पेज 7 मिनट्स में खत्म करना है। उस तरह से मतलब टाइम मैनेज करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका टाइम मैनेज। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अपना सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मज़ीद गाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।